लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने प्रोमिसेस देखे थे। प्रोमिसेस क्या होते हैं, प्रोमिसेस कैसे क्रिएट किए जाते हैं, उनके अंदर उनकी स्टेट्स को कैसे मैनेज किया जाता है, और फैच कैसे कराया जाता है, प्रॉमिस को हैंडल कैसे किया जाता है, डॉट देन और डॉट कैच के मेथड्स के साथ प्रॉमिस को हैंडल किया जाता है। आज हम देखेंगे एसिंक अवेट, जो कि एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट का तीसरा कॉन्सेप्ट है और आपकी एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को और आसान बना देता है। ठीक है, एसिंक अवेट क्या है आपके पास? एसिंक अवेट इन जावास्क्रिप्ट आर यूज्ड टू सिंप्लीफाई हैंडलिंग एसिंक्रोनस ऑपरेशन यूजिंग प्रॉमिस। यानी कि ये भी प्रोमिसेस ही यूज करता है, लेकिन आपके पास जिस तरह से आप प्रोमिसेस के अंदर अगर फैच एपीआई करोगे तो फिर आपके पास डॉट देन की चेनिंग बहुत ज्यादा बन जाती है, डॉट देन फिर डॉट देन फिर डॉट देन। ठीक है, अभी जब फैच एपीआई करेंगे तो मैं आपको दोनों तरीकों से करके दिखाऊंगा, तो आप खुद बोलोगे हाँ सर एसिंक अवेट इज बेटर, क्योंकि उसमें कोड लिखने का तरीका बहुत सिंपल है, क्लीनर है, बजाय इसके कि मैं डायरेक्टली प्रॉमिस को हैंडल करूं फैच के अंदर। ठीक है, by enabling asynchronous code to appear synchronous, they enhance code readability and makes it easier to manage complex asynchronous flows। वही बात कि आपके पास जो प्रॉमिस जो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, जिसमें आपके पास डॉट देन और डॉट कैच की बहुत लंबी चेन चलती है, कि आपने एक रिकॉर्ड फैच किया, फिर आपके पास आपने उसको रिटर्न किया अगले देन को, फिर अगले देन को दोबारा रिटर्न किया। ठीक है, वो चेनिंग भी अभी हम देखेंगे। तो उससे अच्छा है कि मैं यूज कर लूं एसिंग अवेट, जो कि मेरे प्रॉमिस हैंडलिंग को आसान बना देता है। क्या बना देता है? आसान, उसके कोड को लिखने में आसान बना देता है। ठीक है, जिससे मुझे डॉट देन की लंबी चेन बनानी नहीं पड़ती। ठीक है, देखो एसिंग अवेट यूज होता है हमेशा जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस के साथ। किसके साथ? जावास्क्रिप्ट के फंक्शन के साथ। जावास्क्रिप्ट का जो नॉर्मल फंक्शन होता है, हम एक उसको एसिंक फंक्शन बना देते हैं। क्या बना देते हैं? एक एसिंक फंक्शन बना देते हैं, और जावास्क्रिप्ट में हमेशा एक एसिंक्रोनस फंक्शन आपको एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है? प्रॉमिस, चाहे उसमें प्रॉमिस बनाओ या ना बनाओ। अभी देखेंगे कि सर किस तरह से। ठीक है, तो जरा चलते हैं, एक और रेफरेंस लेते हैं हम एमडीएन की तरफ से। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आपको वर्ड्स के अंदर बताएंगे। द एसिंक फंक्शन डिक्लेयर्स क्रिएट्स अ बाइंडिंग। यानी कि देखो ये भी क्या कह रहे हैं, एसिंक फंक्शन, यानी कि एसिंक अवेट किसके साथ यूज होता है? फंक्शंस के साथ। किसके साथ? फंक्शन के साथ। डिक्लेरेशन क्रिएट्स अ बाइंडिंग ऑफ अ न्यू एसिंक्रोनस फंक्शन टू द गिवन नेम। बेसिकली क्या होता है, बड़ी आसान जबान में ये कह रहे हैं कि भाई आपके पास जो फंक्शन है उसके साथ अगर आप एसिंक को बाइंड कर दो तो आप आसानी से प्रॉमिस को हैंडल कर सकते हो। द अवेट कीवर्ड इज परमिटेड विद इन द फंक्शन बॉडी। यानी कि जो अवेट का कीवर्ड है वो फंक्शन की बॉडी में लगाया जाता है। किस में लगाया जाता है? बॉडी में। अच्छा, कब लगाया जाता है? इनेबलिंग asynchronous promise based behavior to be written in a clear style and avoiding the need to explicitly configure promise change। देखो एसिंक तो हमने बना दिया फंक्शन, अब सर अवेट का क्या काम है? अवेट यूज होता है उस फंक्शन की बॉडी के अंदर। अगर मैं तुम्हें यहाँ पर लिख के दिखाऊं, तो हम जावास्क्रिप्ट का फंक्शन किस तरह से क्रिएट करते हैं? हम लिखते हैं फंक्शन, ऐसा ही है, और फिर फंक्शन का नाम लिखते हैं, पैरेंथेसिस डालते हैं और कर्ली ब्रैकेट्स डालते हैं, ऐसा ही है भाई। ऐसे ही बनता है हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन। अगर मैं एक इस नॉर्मल सिंक्रोनस फंक्शन को एक एसिंक्रोनस फंक्शन बनाना चाहता हूं, तो मैं इस फंक्शन से पहले लिख दूंगा एसिंक। क्या लिख दूंगा? एसिंक। अब ये एक ऐसा फंक्शन है जो हमेशा एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा? एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा। अच्छा, अगर ये एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा, तो मैं फंक्शन को एज अ प्रॉमिस डॉट देन डॉट कैच के साथ भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक और वर्ड है अवेट। ठीक है, अवेट कब यूज किया जाता है? अगर आप इस फंक्शन के अंदर कोई एसिंक्रोनस स्टेटमेंट लिख रहे हो। क्या लिख रहे हो? जो डिले ले रही है, या फाइल अपलोडिंग कर रहे हो, या आप कोई एपीआई के साथ रिस्पॉन्ड हैंडलिंग कर रहे हो, कोई रिक्वेस्ट भेज रहे हो, कोई रिस्पॉन्स गेट कर रहे हो, तो उस लाइन ऑफ कोड में हमेशा आप अवेट का यूज करोगे। क्या करोगे? अवेट का यूज करोगे। अवेट बेसिकली क्या करता है, आपके पास वहां पर फंक्शन को पॉज करके रखेगा जब तक कि आपका पूरा ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हो जाता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिखता हूं अवेट, कंसोल लॉग कहां से हो गया, मैंने लिखा है यहाँ पर अवेट, और मैंने यहाँ लिख दिया कंसोल डॉट लॉग, और आपके पास मैंने कर दिया यहाँ पर फॉर एग्जांपल। ये तो वो एक नॉर्मल सी स्टेटमेंट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने फैच एपीआई करी होती तो उससे पीछे भी मैं क्या लगाता? अवेट, क्योंकि फैच क्या लेता है? डिले लेता है, एपीआई हैंडलिंग करता है, रिक्वेस्ट भेजता है, ऐसा ही है। ठीक है, तो आपके पास कंसोल डॉट लॉग में अगर मैंने लिखा है हेलो, तो आपके पास ये फंक्शन जब तक के नीचे का कोड इसके अंदर जो नीचे का कोड है वो जब तक नहीं चलाएगा, जब तक ये चीज पूरी रिजॉल्व नहीं हो जाती। अवेट कीवर्ड जो है ना पॉज करके रखेगा फंक्शन को यहाँ पर। और इससे फायदा क्या होगा? सिर्फ फंक्शन के अंदर इस चीज को पॉज करने से, कि फंक्शन के बाहर मैं जो कुछ लिखूंगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा।
ठीक है, तो जो भी एसिंक्रोनस स्टेटमेंट आपने लिखनी है उससे पीछे आपने क्या लगाना है, अवेट लगाना है, कि भाई यहाँ पर फंक्शन ने पॉज करना है, वेट करना है जब तक मेरा प्रॉमिस रिजॉल्व ना हो जाए या रिजेक्ट ना हो जाए वगैरह वगैरह। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, एक फोल्डर बना लेते हैं जल्दी से, और उस फोल्डर के अंदर हम लोग एक फाइल क्रिएट करते हैं index.html नाम से। ठीक है। और index.html की फाइल हम क्रिएट करने के बाद इसके अंदर हम लगाएंगे स्क्रिप्ट का टैग, और स्क्रिप्ट का टैग लगाने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ जिसका नाम मैं रख देता हूँ ग्रीट। क्या रख देता हूँ, ग्रीट। ठीक है, और उसके मैंने पैरेंथेसिस ओपन क्लोज यहाँ पर कर दिया। ऐसा ही ऐसी बनता है फंक्शन। अगर मुझे इस फंक्शन से कुछ रिटर्न करवाना है तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, रिटर्न, और कुछ भी यहाँ पे मुझे जो रिटर्न करवाना है। मैंने क्या बोला, फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न करेगा हेलो को। किसको रिटर्न करेगा, हेलो को। अब एक नॉर्मल फंक्शन है, अगर मैं इसको एक प्रॉमिस फंक्शन बनाना चाहता हूँ, यानी कि एक फंक्शन हमेशा एक प्रॉमिस रिटर्न करे, तो मैं इससे पीछे क्या लगा दूंगा, एसिंक लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा, एसिंक। अब ये फंक्शन बन चुका है एक प्रॉमिस फंक्शन। देख रहे हो इसकी टाइप क्या आ रही है, प्रॉमिस। बात समझ आ रही है। अच्छा, अगर ये प्रॉमिस है सर, तो इसको कॉल करते हुए मैं इसके साथ डॉट देन डॉट कैच नहीं लगा सकता? बिल्कुल, आप इसके साथ डॉट देन डॉट कैच की चेनिंग कर सकते हो, कि भाई जब आपके पास ग्रीड चले तो आपने डॉट देन के अंदर रिजॉल्व स्टेट उठा लेनी है। रिजॉल्व स्टेट इसकी यही है जो ये रिटर्न कर रहा है। ठीक है, अभी मैंने इसके अंदर कोई प्रॉमिस नहीं बनाया, लेकिन ये खुद से एक प्रॉमिस बन चुका है। क्या बन चुका है, एक प्रॉमिस बन चुका है। इसी तरह जो फैच है ना, वो भी एक फंक्शन है, वो एक एसिंक्रोनस फंक्शन है जो कि पहले से बना बनाया आता है। बात समझ आ रही है। ठीक है, फैच इज ऑल्सो अ फंक्शन, और इसको प्रॉमिस क्यों कहते हैं, क्योंकि वो एसिंक्रोनस फंक्शन है। क्या है, बात समझ आई। भाई फैच प्रॉमिस सर ने बताया होगा ना, फैच प्रॉमिस रिटर्न करता है, तो फैच तो एक फंक्शन है क्योंकि उसके आगे तो राउंड ब्रैकेट लगते हैं। तो प्रॉमिस कैसे रिटर्न करता है, वो इसलिए करता है क्योंकि वो एक एसिंक्रोनस फंक्शन है। और एसिंक्रोनस फंक्शन अगर आप उसके अंदर प्रॉमिस बनाओ या ना बनाओ, वो ऑटोमेटिकली एक क्या है, प्रॉमिस है। क्या है, एक प्रॉमिस है, जिसको आप डॉट देन और डॉट कैसे रिजॉल्व कर सकते हो। मैंने यहाँ पर रिस्पॉन्स निकाला, और रिस्पॉन्स को निकाल के मैंने लॉग कर दिया। क्या कर दिया, किसको, रिस्पॉन्स को। ठीक है। अब चेक करते हैं यहाँ पर क्या किया, मेरे पास वर्क करेगा नहीं करेगा, लेट्स सी। क्या करेगा, यस और नो। भाई मुझे नहीं पता मैंने सही किया नहीं किया। देख रहे हो, देख रहे हो, हमने क्या किया, एक फंक्शन को एक एसिंक फंक्शन बना दिया जो मुझे एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। और प्रॉमिस को हम कैसे हैंडल करते हैं, ठीक है, और रिटर्न में मुझे रिजॉल्व स्टेट में क्या मिल रहा है, हेलो मिल रहा है। क्या मिल रहा है, हेलो। यानी कि इस तरह से भी प्रॉमिस क्रिएट किया जा सकता है, और न्यू प्रॉमिस से भी प्रॉमिस क्रिएट किया जा सकता है। अच्छा, इसका फ्लो चेक करें सर, कि क्या ये मेरे पास एक एसिंक्रोनसली काम करता है या नहीं करता। आओ चेक करते हैं। यहां पर मैंने क्या किया, कि मैंने यहां पर बना दिया फ्लो कंट्रोल नाम से एक फंक्शन। किस नाम से, फ्लो कंट्रोल नाम से। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद अगर मुझे इसके अंदर एक प्रॉमिस बनाना है तो कैसे बनाऊंगा, न्यू प्रॉमिस। ऐसा ही है। ठीक है, जो मुझसे दो स्टेट्स लेता है, रिजॉल्व एंड रिजेक्ट। अब मैं सिर्फ इसके अंदर रिजॉल्व रखूंगा। क्या रखूंगा, रिजॉल्व। अभी मैं रिजेक्ट इसके अंदर पास नहीं कर रहा। मैंने यहाँ पर रिजॉल्व की स्टेट खोली, और खोलने के बाद मैंने कहा कि आपको रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, एक सेट टाइम आउट। क्या रिटर्न करेगा, मैंने इस प्रॉमिस में क्या बनाया, पहले भी बनाया था ना सेट टाइम आउट प्रॉमिस में, वैसे ही मैंने। और ये मुझसे क्या मांगता है, कॉल बैक मांगता है। क्या मांगता है, कॉल बैक। तो मैंने यहाँ पर एक कॉल बैक फंक्शन क्रिएट किया, और इसके अंदर मैंने लॉग करा दिया। क्या लॉग करवा दिया, प्रॉमिस रिजॉल्व। क्या लॉग करवा दिया, और इससे पहले मैंने लिख दिया टू। क्या लिख दिया, टू, यानी कि दूसरी स्टेटमेंट है। अच्छा, ये प्रॉमिस बनने से पहले मैं एक लॉग यहाँ पर लगाता हूँ, और इसके अंदर लगता हूँ वन डॉट स्टार्ट। क्या लिखता हूँ, वन डॉट स्टार्ट। और इसको हम स्ट्रिंग में नहीं रखा, स्ट्रिंग में रख दिया। मैंने फंक्शन बनाया फ्लो कंट्रोल नाम से, जो सबसे पहले क्या करेगा, लॉग करेगा क्या, वन डॉट स्टार्ट। फिर क्या करेगा, एक नया प्रॉमिस बनाएगा, और इसके रिजॉल्व होने पे मुझे सेट टाइम मोड में क्या रिटर्न करेगा, एक लॉग रिटर्न करेगा, प्रॉमिस रिजॉल्व। और मैंने कहा कि उस सेट टाइम आउट का जो टाइम होगा वो होगा 3 सेकंड। कितना होगा, 3 सेकंड। और जैसे ये काम हो जाए तो फिर ये प्रॉमिस हो जाएगा रिजॉल्व। क्या हो जाएगा, रिजॉल्व। क्या हो जाएगा, रिजॉल्व। और जैसे ही रिजॉल्व हो तो उसके बाद मैं एक और लॉग लगाऊंगा, और उसके अंदर मैं स्ट्रिंग के अंदर लिख दूंगा कि आपके पास ये एंड है। क्या है, एंड। यानी कि इधर तीन स्टेटमेंट प्रिंट करवा रहा हूं, एक स्टार्ट, एक प्रॉमिस रिजॉल्व, और एक एंड। अब मुझे बात बताओ कि कंसोल डॉट लॉग जो वन डॉट स्टार्ट है, वो एक
सिंक्रोनस स्टेटमेंट है। प्रॉमिस आपके पास क्या है? एसिंक्रोनस स्टेटमेंट है जो कंसोल डॉट लॉग सेट टाइम आउट में लिखी हुई है। और एंड क्या आपके पास एक सिंक्रोनस स्टेटमेंट है। अच्छा, अब ये प्रॉमिस है तो प्रॉमिस के पास अवेट करवाने के लिए हम क्या करेंगे? अवेट का कीवर्ड लगाएंगे कि भाई आपने जब तक ये प्रॉमिस रिजॉल्व ना हो जाए, फंक्शन को बोला हुआ है कि यहाँ पर पॉज हो जाओ। क्या हो जाओ? पॉज हो जाओ। यहाँ आपने रुकना है जब तक कि आपका प्रॉमिस पूरा का पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता। ठीक है। अच्छा, अब इस फंक्शन को रन करने के लिए इसको कॉल भी तो करना पड़ेगा सर। क्या करना पड़ेगा? कॉल। तो मैंने कंट्रोल फ्लो को यहाँ पर कॉल किया, और कॉल करने के बाद मैंने यहाँ पर दोबारा से एक लॉग लगाया जो कि मैं फंक्शन के बाहर लगा रहा हूँ। कहाँ लगा रहा हूँ? फंक्शन के बाहर लगा रहा हूँ। और यहाँ मैंने लिखा फोर डॉट आउटसाइड। क्या लिख दिया? आउटसाइड। कि भाई एक आउटसाइड स्टेटमेंट है। मैंने क्या किया? एक एसिंक्रोनस फंक्शन बनाया जो मुझे एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा। और वो क्या करेगा कि सबसे पहले क्या करेगा? प्रिंट करेगा क्या? वन डॉट स्टार्ट। अब जैसे ही वो यहां पर आएगा तो वो देखेगा कि आपके पास अवेट लगा हुआ है और एक प्रॉमिस बन रहा है जो कि डिले ले रहा है। क्या ले रहा है? डिले। कितने टाइम का डिले ले रहा है? 3 सेकंड का डिले ले रहा है। ऐसा ही है। ठीक है। तो वो क्या करेगा? अब मैंने आपको बताया था कि जब भी एसिंक्रोनस स्टेटमेंट डिलेस लेते हैं तो बाकी का कोड सिंक्रोनस नहीं रुकता। लेकिन यहां पर एक फर्क है। अब एक बात बताओ। अच्छा चलो, ये डिले ले रहा है, इसका मतलब है प्रॉमिस रिजॉल्व वाली कंसोल डॉट लॉग प्रिंट नहीं होगी। फिर क्या प्रिंट होगा? प्री प्रिंट होगा। मैंने आपको बताया, देखो, ये पूरा आपके पास फंक्शन की बॉडी है। ऐसा ही है। ठीक है। अगर आप एक एसिंक फंक्शन के अंदर एक प्रॉमिस वाली थिंग करते हो, एक एसिंक्रोनस ऑपरेशन करते हो जो हम ये प्रॉमिस बना रहे हैं, ऐसा ही है। प्रॉमिस क्या होता है? एक एसिंक्रोनस फंक्शन है। ठीक है। अब यहां पर अवेट लगाने का मकसद ये है कि फंक्शन के अंदर, यानी कि फंक्शन के जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं, इनके अंदर जब तक वेट करना है जब तक ये प्रॉमिस रिजल्ट रिजॉल्व नहीं हो जाता। यानी मैं फंक्शन को कह रहा हूं आप प्रॉमिस पे पॉज करके रखो जब तक प्रॉमिस पूरा एग्जीक्यूट ना हो जाए। यानी कि फंक्शन के अंदर अवेट पे ये पॉज कर रहा है, तो फिर अब कौन सी स्टेटमेंट आएगी? अगर ये पॉज कर रहा है तो फंक्शन के अंदर ही एंड लिखा हुआ है, तो वो तो एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए क्योंकि ये तो यहाँ पर रुका हुआ है फिफ्थ लाइन पे। अब क्या प्रिंट होगा? आउटसाइड। फिर क्या प्रिंट होना चाहिए? प्रॉमिस रिजॉल्व। फिर एंड। सोच लो। आउटसाइड। क्या प्रिंट होगा? आउटसाइड। अब देखो इसने क्या किया। उसने पहले स्टार्ट वन को प्रिंट कर दिया क्योंकि प्रॉमिस बनने से पहले वो थी, यानी कि इसको वेट करना नहीं पड़ा। फिर फंक्शन ने क्या बोला? भाई एक प्रॉमिस बन रहा है जिसपे मेरा जो डेवलपर है वो मुझे कह रहा है वेट करो। क्या करो? वेट करो। अवेट का ये मतलब होता है कि यहाँ पर जो फंक्शन है वो पॉज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पॉज, यानी थम जाएगा जब तक, रुका रहेगा जब तक ये पूरा प्रॉमिस रिजॉल्व नहीं हो जाता। अच्छा, जब तक ये प्रॉमिस रिजॉल्व हो रहा है उसने बोला फंक्शन के बाहर एक सिंक्रोनस स्टेटमेंट पड़ी हुई है जिसका नाम क्या है? आउटसाइड। तो उसने वो प्रिंट कर दी। फिर उसने एंड प्रिंट कर दिया, और जब उसके बाद आपके पास प्रॉमिस रिजॉल्व हो गया तो उसने एंड में आपका प्रॉमिस रिजॉल्व कर दिया। यानी कि आपके पास किसी भी तरह से हमेशा एसिंक्रोनस ऑपरेशन आखिर में ही एग्जीक्यूट होगा। कब एग्जीक्यूट होगा? आखिर में। है ना? तो आपके पास हमेशा एसिंक्रोनस जो टास्क होते हैं वो हमेशा आखिर में एग्जीक्यूट होते हैं, और वो सिंक्रोनस स्टेटमेंट्स को बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं करते, जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था। ये कहलाता है आपके पास एसिंक अवेट का कॉन्सेप्ट। है ना? ठीक है। अब थोड़ा सा फैच एपीआई की तरफ आते हैं ताकि थोड़ा सा दिमाग खुले। ये तो हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं सर। ठीक है, थोड़ा सा आसान करते हैं। हमने बैक एंड फ्रंट एंड देखा था, उसके बीच कनेक्टिविटी कैसे होती है, मैसेज कैसे जाता है, रिक्वेस्ट कैसे जाती है, रिस्पॉन्स कैसे जाता है, रिक्वेस्ट में क्या क्या चीजें जाती हैं, रिस्पॉन्स कैसे आता है। ठीक है। अब मैं एक एपीआई, यानी कि किसी किसी का बैकएंड बना रखा है, उस पे उसके बैकएंड पर या उसके सर्वर पर एक रिक्वेस्ट लगाना चाहता हूँ जावास्क्रिप्ट के थ्रू। क्या लगाना चाहता हूँ? रिक्वेस्ट कि मुझे आप अपना डेटा दे दो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक अमेजोन की एपीआई उठा लूँ। ठीक है। मैं अमेजोन को कहता हूँ कि मैं आपके प्रोडक्ट्स जो है वो अपनी वेबसाइट पर डिस्प्ले करना चाहता हूँ, मैं आपका डेटा चाहता हूँ। तो मैं अमेजोन के सर्वर पर एक रिक्वेस्ट लगाऊंगा कि भैया आप मुझे काइंडली अपना डेटा दे दें। ठीक है। अब ये देखो, मैं रिक्वेस्ट कौन सी लगाऊंगा? रिक्वेस्ट कौन सी होगी? डेटा मंगवा रहा हूँ, गेट की रिक्वेस्ट होगी। किसकी रिक्वेस्ट होगी? गेट की। ठीक है। अगर डेटा मैं भेजूंगा तो पोस्ट की, अगर एडिट करूंगा तो पुट की, या पैच भी उसे कहते हैं। ठीक है, वो मैंने नहीं बताया था। और अगर डिलीट करवाना हो तो डिलीट की। ठीक है। तो आप किसी भी सर्वर के ऊपर कोई एचटीटीपी रिक्वेस्ट लगाने के लिए आपके पास जावास्क्रिप्ट के अंदर एक फंक्शन मौजूद है जिसका नाम है फेच। क्या है?
फैच फैच क्या करता है, आप दुनिया का कोई भी सर्वर का यूआरएल उठाओ, एंड पॉइंट उठाओ, आप फैच को दो, फैच उस पर आपको रिक्वेस्ट लगा के आपकी मर्जी की देगा, डेटा भी लाके देगा और डेटा भेजेगा भी। बात समझ आती है? तो ये काम बड़ा आसान है। अगर फैच ना होता तो आपकी सोच है कि आपको कितना बड़ा प्रॉमिस बनाना पड़ता है, आपकी सोच है। तो फैच एक एसिंक्रोनस फंक्शन है, ऐसा ही जैसा ये बनाया, जो कि मुझसे सबसे पहले लेता है यूआरएल। क्या लेता है? यूआरएल। यूआरएल यानी एंड पॉइंट लेता है कि रिक्वेस्ट कहां पर लगानी है, रिक्वेस्ट कहां पर लगानी है उसका यूआरएल। और दूसरा लेता है मुझसे ऑप्शंस। क्या लेता है? ऑप्शंस। ऑप्शंस पढ़े? नहीं पढ़े, कोई मसला नहीं। ठीक है। ऑप्शंस बेसिकली एक ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट हम इसमें पास करते हैं जिसके अंदर बाकी चीजें होती है रिक्वेस्ट की। मैंने बताया था रिक्वेस्ट में कितनी चीजें होती हैं, चार। एंड पॉइंट, एंड पॉइंट तो दे दिया यूआरएल, यूआरएल यानी एंड पॉइंट, एंड पॉइंट दे दिया। फिर हेडर्स, और रिक्वेस्ट बताई थी मेथड कौन सा जाएगा, और बॉडी। चार चीजें बताई थी। एंड पॉइंट जिसको हम यूआरएल भी कहते हैं, मेथड, रिक्वेस्ट को कहते हैं। मेथड यानी रिक्वेस्ट की कौन सी टाइप की रिक्वेस्ट लग रही है, रिक्वेस्ट कौन सी लगा रहे हैं हम अभी, गेट की, क्योंकि हमें डेटा मंगवाना है। सर ने भी वही लगाई थी। अच्छा, सर ने आपको दिखाया नहीं होगा क्योंकि फैच जो है ना बाय डिफॉल्ट रिक्वेस्ट गेट की ही लगाता है, इसलिए सर ने ऑप्शंस नहीं लगाए होंगे। ठीक है। तीसरी चीज मैंने आपको बताई थी हेडर्स। क्या बताए थे? हेडर्स। और चौथी चीज आपको बताई थी बॉडी, रिक्वेस्ट की बॉडी। ठीक है। अच्छा, हेडर्स और जो बॉडी है वो जब हम यूज करते हैं जब हम पुट या पैच या पोस्ट या डिलीट की रिक्वेस्ट यूज करते हैं। गेट की रिक्वेस्ट में कभी भी हेडर्स और बॉडी का काम नहीं होता। गेट की रिक्वेस्ट में कभी भी, ठीक है, गेट की रिक्वेस्ट में दो ही चीजें इनफ होती हैं, वो है एंड पॉइंट की रिक्वेस्ट कहां पर लगाई जा रही है, किसके सर्वर पर लगाई जा रही है, और दूसरा मेथड यानी रिक्वेस्ट टाइप क्या है, गेट है, पोस्ट है, पुट है। ये गेट की रिक्वेस्ट में दो चीजें मैंडेटरी होती है। बाकी जो दो चीजें हेडर्स और बॉडी, ये आपके पास मैंडेटरी होता है बाकी की रिक्वेस्ट के अंदर। ठीक है। तो अभी हम डेटा मंगवा रहे हैं तो हमें ऑप्शंस की जरूरत नहीं पड़ेगी सर, लेकिन फिर भी देख लेंगे, इसको मसला नहीं है। ठीक है। तो फैच आपके पास क्या है, एक एसिंक्रोनस फंक्शन है जो कि आपसे एक एंड पॉइंट लेता है और बाकी की चीजें लेता है जो एक रिक्वेस्ट में जानी चाहिए, और आपके लिए काम करके देता है कि किसी के भी सर्वर पर रिक्वेस्ट लगाएगा और आपको पूरा प्रॉमिस रिजॉल्व करके दे देगा, बजाय इसके कि आप पूरा प्रॉमिस खुद से बनाओ। ये पहले से इसके अंदर प्रॉमिस बना हुआ है कि रिक्वेस्ट जाएगी, रिक्वेस्ट आएगी, ये खुद ही से रिजॉल्व और रिजेक्ट की स्टेट्स को हैंडल करेगा। बस आपको डॉट देन और डॉट कैश लगा के अपना डेटा निकालना है। इसका मतलब है मुझे रिजॉल्व और रिजेक्ट की स्टेट को हैंडल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो फैच में ऑलरेडी मेरा काम बिल्ट इन हुआ है। ठीक है। इससे बड़ी आसानी हो गई सर, वरना मुझे फिर वो पूरा बनाना पड़ता और बहुत मसला होता। ठीक है। तो आपके पास आज हम यूज करेंगे फैच। इसको हम यहाँ से कर देते हैं कमेंट, और कमेंट करने के बाद यहाँ पर मैं एक फंक्शन खोलता हूँ जो कि मुझे एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, जैसे अभी हम फंक्शन बना रहे होते हैं उसी की तरह, और उसका नाम है फैच। देखो, एंड में क्या आ रहा है, कॉलन प्रॉमिस रिस्पॉन्स, यानी कि आपको बदले में क्या देगा, एक प्रॉमिस देगा जिसमें रिस्पॉन्स होगा। क्या होगा? रिस्पॉन्स। और रिस्पॉन्स को हम कैसे हैंडल करते हैं, डॉट देन और डॉट कैसे। बस ये काम करना है, रिजॉल्व रिजेक्ट का काम मेरा खत्म हो, उससे मेरा वास्ता नहीं। ये मेरे लिए इतना काम करके दे। सबसे पहले मुझसे मांग रहा है इनपुट रिक्वेस्ट इन्फो यूआरएल, यानी एंड पॉइंट के वो जगह, वो सर्वर, उस कंपनी का सर्वर जहां पर मुझे रिक्वेस्ट लगानी है। अब हमारे पास तो सर्वर नहीं है, हमारे पास एपीआई भी नहीं बनी हुई, अब हम तो रिक्वेस्ट नहीं लगा सकते, तो हम यूज करेंगे दूसरों की डमी एपीआई। ठीक है। इंटरनेट पे बहुत सारे लोग होते हैं जो ओपन सोर्स पे अपनी एपीआई का डेटा प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। जैसे वेदर एपीआई हो गई, अगर आपको वेदर का लाइव डेटा चाहिए तो आप वेदर एपीआई फैच कर सकते हो किसी कंपनी की। ठीक है। वगैरह वगैरह, किसी भी कंपनी की एपीआई उठा लो, लोगों ने मतलब रखी होती है ओपन सोर्स, फ्री में भी रखी होती है, कुछ होती है पेड होती है। जैसे पोकीमोन है, पोकीमोन सबने देखा है। पोकीमोन की एक वेबसाइट है जहां पर पोकीमोन एपीआई मिलती है, और उसकी एपीआई में आपको दुनिया के सारे पोकीमोन, जो उनकी इंडस्ट्री के जितने पोकीमोन उन सबका डेटा मिलता है, उनकी एक एक चीज के साथ इतना डिटेल्ड होता है कि तुम वो एक पोकेमोन का डेटा देखो तो तुम्हें पढ़ने में 10-15 मिनट लग जाएंगे। ठीक है। तो ऐसा भी होता है कि अगर आपको पोकेमोन का डेटा चाहिए, आपको वेदर का डेटा चाहिए, XYZ, कोई भी एपीआई उठा सकते हो। तो इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसी कंपनीज हैं जो फ्री में आपको एपीआई के थ्रू डेटा प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है। जैसे हमारे पास एक डमी जेसन, किस नाम से, डमी जेसन, आपके पास एक ऐसी वेबसाइट है जिसके अंदर बहुत सारे एपीआई के एंड पॉइंट्स पड़े हैं, या आपको टू डूज का डेटा देते हैं, या आपको प्रोडक्ट्स का डेटा देते हैं, या आपको पोस्ट का डेटा देते हैं, कि जिन पे आप रिक्वेस्ट लगा के प्रैक्टिस कर सकते हो। क्या कर सकते हो? प्रैक्टिस। तो अगर आप इसको खोलोगे ना,
तो आपके पास यहाँ पर बहुत सारी डिटेल आपको यहाँ पर एपीआई मिलेंगी, लेकिन यहाँ से डायरेक्ट नहीं मिलेंगे, आपको इनके गिटहब पर जाना पड़ेगा। कहाँ जाओगे? गिटहब पर। गिटहब पर जाने के बाद यहाँ पर नीचे आपने एक्सप्लोर करना है, तो आपको यहाँ पर अवेलेबल रिसोर्सेज मिलेंगे, ओवर 10 रिसोर्सेज रेडी टू यूज। देखो ये आपको पहले ये पे दे रहे हैं 190 प्लस प्रोडक्ट्स की, दूसरी दे रहे हैं 50 कार्ड्स प्रोडक्ट्स की, 200 यूजर्स का डेटा आपको दे रहे हैं कि जिन पे रिक्वेस्ट लगा के इनके सर्वर पे आप हासिल कर सकते हो और अपने पास शो करवा सकते हो। ठीक है। फिर दे रहे हैं आपको पोस्ट का डेटा, कमेंट्स का, कोड्स का, रेसिपीज का, टू डूज का, ऑथेंटिकेशन का, एचटीटीपी रिस्पॉन्स का, आईडी कॉन का, ये तुम लोगों को खैर नहीं पता। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास है प्रोडक्ट्स का डेटा। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखो मेरे पास जेसन आ गई। आ गई जेसन। यही आपके पास होती है एपीआई। मैंने आपको बताया था एपीआई आपको बदले में क्या देती है? जेसन। और लेती भी क्या है? जेसन। ये मेरे पास एंड पॉइंट है जिस इस सर्वर पर मैं रिक्वेस्ट लगाऊंगा और ये पूरा डेटा ऑटोमेटिकली मेरे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर एक्सेस हो जाएगा, बजाय इसके कि मैं इसको कॉपी पेस्ट करके अपनी फाइल में रखूं। बात समझ आ रही है? ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इस एंड पॉइंट को उठाऊंगा, ये कहलाता है एंड पॉइंट। जहां से मुझे जेसन मिल रही है एंड के अंदर, वो कहलाता है एंड पॉइंट। या जहां पर मुझे अपनी जेसन भेजनी है वो भी एंड पॉइंट कहलाता है। ठीक है। तो इस यूआरएल के ऊपर मैं रिक्वेस्ट लगाऊंगा कि मुझे इस यूआरएल का डेटा गेट करना है। क्या करना है? डेटा गेट करना है। ठीक है। ये मैंने यूआरएल उठाया और उठाने के बाद मैं गया और फैच के अंदर मैंने स्ट्रिंग के अंदर ये पेस्ट कर दिया। क्या कर दिया? पेस्ट कर दिया। अब फैच आपको एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है? प्रॉमिस। ठीक है। अब प्रॉमिस में से जो रिस्पॉन्स आएगा वो डॉट देन और डॉट कैच में निकालोगे, ऐसा ही है। अगर रिजॉल्व हो जाएगा तो डॉट देन में आ जाएगा, और एरर आएगा तो डॉट कैच में। तो क्या मैं इसके आगे डॉट देन लगा सकता हूँ, या फिर मैं इसको एक वेरिएबल में रख के लगा सकता हूँ? देखो जैसे मैं यहाँ पर फैच डेटा नाम से मैंने एक फैच डेटा प्रॉमिस नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया। ठीक है। और मैंने फैच करके इसके अंदर रख दिया प्रॉमिस। देखो ये भी प्रॉमिस है, ये भी क्या है? प्रॉमिस है। मैं डायरेक्ट लगाऊं या फिर इस वेरिएबल के आगे लगाऊं, एक ही बात है। अब मैं क्या करूंगा कि मैं फेच डेटा प्रॉमिस के आगे लगाऊंगा डॉट देन, यानी कि जब ये प्रॉमिस हो जाए रिजॉल्व, तो आपने रिस्पॉन्स निकालना है, और रिस्पॉन्स निकाल के आपने कहाँ रख देना है? रिस्पॉन्स आप कर दो लॉग। क्या कर दो? लॉग कर दो किसको? रिस्पॉन्स को। किसको लॉग कर दोगे? रिस्पॉन्स को। ठीक है। अभी मैंने कैच की स्टेट हैंडल नहीं की, कैच की स्टेट हैंडल नहीं की। ठीक है। अच्छा, मैंने क्या बोला कि आप क्या करोगे कि आप जो है ना फैच करोगे डेटा। किसमें से फैच करोगे? इस डमिट जेसन डॉट प्रोडक्ट्स के यूआरएल से डेटा फैच करोगे, और कहाँ लाके रख दोगे? अच्छा, रिक्वेस्ट कौन सी लग रही है? गेट। बाय डिफॉल्ट क्या होती है फैच की रिक्वेस्ट? गेट। चेंज करना सिखाऊंगा। ठीक है। अब आपके पास जो प्रॉमिस है वो रिजॉल्व होके या रिजेक्ट होके किस में आ गया? फैच डेटा प्रॉमिस के अंदर। किस में आ गया? फैच डेटा प्रॉमिस के अंदर। और उसके आगे मैंने प्रॉमिस के आगे डॉट देन लगा के अपना रिस्पॉन्स निकाला। आर ई एस का मतलब है रिस्पॉन्स। क्या है भाई? ये रिस्पॉन्स निकालो डॉट देन, और क्या करा दो? लॉक करा दो। क्या करा दो? लॉक करा दो। आओ चेक करते हैं हमारे पास क्या लॉग होता है, रिफ्रेश करते हैं। ये देखो हमारे पास पूरा रिस्पॉन्स आ गया। अब इस एक रिस्पॉन्स के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं ये आप देख सकते हो। जैसे रिक्वेस्ट की मैंने 4 चीजें बताई थी, लेकिन मैं आपको रिस्पॉन्स में नहीं बताया था क्या क्या आता है। ये देखो आपके पास रिस्पॉन्स में आ रही है सबसे पहले बॉडी। क्या आ रही है? बॉडी। ये बॉडी ही वही जगह है जहां पर आपके पास ये सारा डेटा जो है ना, ये ये सारा डेटा इस बॉडी के अंदर रखा हुआ है। अब इसमें से कैसे निकालते हैं ये भी देखेंगे। फिर आपके पास बॉडी यूज फॉल्स, यानी कि मैंने बॉडी के अंदर कोई भी डेटा नहीं भेजा, मैंने बॉडी का यूज किया ही नहीं था रिक्वेस्ट करते हुए, ऐसा ही है। उसके बाद मेरे पास आ रहे हैं हेडर्स। हेडर्स के अंदर ब्राउजर रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, जिसमें आपके पास ये सारे गेटर्स और सेटर्स आ रहे होते हैं। खैर इसको छोड़ दो। उसके बाद आ रहा है ओके। ओके का मतलब है आपके रिस्पॉन्स आया है, बिल्कुल ओके फॉर्म में आया है, कहीं पर भी कोई ग्लिच या वार्निंग नहीं है। ठीक है। उसके बाद रीडायरेक्टेड, यानी कि फॉर एग्जांपल रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आने के बाद आपका पेज चेंज नहीं हुआ। रीडायरेक्ट का ये मतलब है अगर आप कहीं रीडायरेक्ट नहीं हुए तो आपका पेज चेंज नहीं हुआ, जो कि फॉल्स आ रहा है, यानी कि हम कहीं भी पेज चेंज नहीं करवा रहे। फिर आ रहा है स्टेटस 200। मैंने आपको बताया था रिस्पॉन्स पे स्टेटस भी आता है। क्या आता है? स्टेटस। स्टेटस 200। क्या क्या मतलब है भाई स्टेटस 200? इसका मतलब है ओके। अरे ये वाला ब्राउजर है। स्टेटस 200। यहाँ पर हम देखते हैं 200 स्टेटस कोड स्पेसिफिकली 200 ओके indicates that the client's request to the server was successfully processed and the servers had returned the requested data। अगर आपके पास यहाँ कुछ और आती तो आपके पास स्टेटस कुछ और आता। ठीक है। फिर आता है स्टेटस टेक्स्ट, यानी स्टेटस टेक्स्ट में कुछ भी नहीं आया, क्योंकि इसके अंदर वो आता है जो एरर वगैरह होता है।
ठीक है। उसके बाद आती है टाइप कोर्स, कोर्स पॉलिसी, इसको छोड़ दो, और ये यूआरएल जहां पर रिक्वेस्ट लगाई गई थी वो भी आपको रिस्पॉन्स में मिल रहा है। तो एक रिस्पॉन्स में आपको ये सारी चीजें मिलती हैं, और आपका डेटा वो जो है वो कहाँ पर है, रिस्पॉन्स की बॉडी में। हमेशा जब रिक्वेस्ट लगती है, अगर आप अपने पास से सर्वर पर डेटा सबमिट कर रहे हो तो वो भी बॉडी में करोगे रिक्वेस्ट की, और जब आएगा डेटा आप गेट कर रहे हो तो वो भी रिस्पॉन्स की बॉडी के अंदर आएगा। किसमें आएगा, बॉडी। डेटा हमेशा रहता है बॉडी में, चाहे वो रिस्पॉन्स हो या रिक्वेस्ट हो। दिखेगा ना, निकालेंगे। अब इसमें से सर हमें डेटा निकालना है। अब डेटा निकालने के लिए आपके पास जावास्क्रिप्ट के अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है जेसन। क्या नाम है, जेसन, जो आपके रिस्पॉन्स का जो बॉडी होती है उसके अंदर से आपको सबसे पहले तो आपका डेटा निकालेगा और फिर उसको जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट भी कर देता है। किसमें कर देता है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के अंदर। अब अगर इसके अंदर मैं करूँ रिस्पॉन्स डॉट जेसन, मुझे किस पे लगाना है, मुझे रिस्पॉन्स में से जेसन निकालनी है। क्या निकालनी है, रिस्पॉन्स में से जेसन। तो मैंने लगा दिया कि भाई इस दफा रिस्पॉन्स को लॉग नहीं करूं, रिस्पॉन्स के अंदर जो जेसन मेरा डेटा है उसको लॉग करो। आओ चेक करते हैं, कहेंगे आपके पास, देखो आपके पास एक प्रॉमिस रिटर्न आया। अभी भी आपके पास ये स्टेट रिजॉल्व नहीं हुई। अच्छा, अब यहाँ पर मेरे पास पूरी की पूरी प्रॉमिस की स्टेट मुझे रिटर्न हो रही है, तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर डॉट देन चेनिंग का यूज करना होगा, कि जैसे ही मेरे पास जेसन निकले रिस्पॉन्स में से, क्या निकले, जेसन निकले, वो ऑटोमेटिकली एक लॉग हो जाए दूसरे देन के अंदर। किसमें लॉग हो जाए, दूसरे देन के अंदर लॉग हो जाए। अब मैं यहाँ क्या करूंगा, डॉट देन चेनिंग का यूज करूंगा। यहाँ पर मैं इस डॉट डॉट देन को हटाऊंगा, और मैं कहूंगा कि ये जो डॉट देन है वो आपको क्या करेगा, आपका जो रिस्पॉन्स है वो लेगा और उसको कन्वर्ट करेगा किसमें, किसमें कन्वर्ट करेगा, रिस्पॉन्स डॉट जेसन में। और फिर मैं इधर इसके आगे एक और डॉट देन लगाऊंगा, ऐसा ही सीखा था। इसके आगे मैं एक और डॉट देन लगाऊंगा और उसको हमने कह दिया होगा डेटा। क्या कह दिया होगा, डेटा। या आपने क्या बोला था, डबल। ठीक है। भाई डेटा आपका निकलेगा, यानी रिस्पॉन्स से जो डेटा निकलेगा वो इस डेटा के अंदर आ जाएगा। अब कैसे आएगा ये भी देखते हैं, और फिर हम इसको एक कॉल बैक बना के प्रिंट करवा लेंगे। हमने यहाँ लॉक कर दिया किसको, डेटा को। अब इसी वजह से आपके पास ए सिंक और अवेट का यूज किया जाता है, इस खिचड़ी की वजह से। बात समझ आ रही है, जो डॉट देन की खिचड़ी पकती है ना, और डॉट कैच की, इसकी वजह से हम एसिंग अवेट का यूज करते हैं। अब यही काम एसिंग अवेट से करूंगा तो तुम देखना कितना आसान हो। ठीक है। अब समझाता हूँ। देखो, सर ने ऐसे ही करके दिखाया था, ऐसा ही है, ऐसा ही है, डेटा आ गया था ना, एरर ऑफ ऑब्जेक्ट आ गया था। आओ चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, हमारा तो अनडिफाइंड आ रहा है, हमारा तो अनडिफाइंड आ रहा है। क्यों आ रहा है भाई, ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, और ये पता होना चाहिए, गलती बहुत लोग करते हैं। रिटर्न नहीं करा। बेसिकली क्या होता है आपके पास, कि जब आप डॉट देन की चेनिंग यूज करते हो ना, तो आपके पास एक डॉट देन से डेटा दूसरे डॉट देन में रिटर्न हो रहा होता है। क्या हो रहा होता है, रिटर्न। देखो आपने क्या किया कि जैसे ही आपने बोला कि जैसे ही आपका फैच डेटा प्रोविंस रिजॉल्व हो, तो आप क्या करोगे, रिस्पॉन्स निकालोगे और रिस्पॉन्स को किस में कन्वर्ट कर दोगे, जेसन में। ठीक है। और इस रिस्पॉन्स को आप अगले डॉट देन में प्रिंट करवाने की कोशिश कर रहे हो, जबकि ये उसमें पास ही नहीं हो रहा। इसको इसमें पास करने के लिए हम क्या करते हैं, कि अगर मुझे एक लाइन ऑफ कोड को दूसरी लाइन ऑफ कोड यानी दूसरे देन के अंदर पास करना है, तो मैं इससे पीछे लगाऊंगा रिटर्न। क्या लगाऊंगा, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट जेसन। मैं क्या कह रहा हूं, कि जब आप रिस्पॉन्स डॉट जेसन को कन्वर्ट कर लो, जेसन के अंदर मेरा डेटा निकाल लो, तो आप ये अगले वाले देन को रिटर्न कर दो। क्या करो, अगले वाले देन को रिटर्न कर दो, और आपका जो भी रिस्पॉन्स डॉट जेसन है वो आके स्टोर हो जाएगा किसमें, डेटा के अंदर। और उसको हमने क्या कर दिया, लॉक कर दिया। आओ चेक करते हैं, आ गया। अब सर अगर मैं रिटर्न का यूज नहीं करना चाहता, ठीक है, इसका एक और अल्टरनेट है, कि अगर आप रिटर्न का यूज नहीं करना चाहते, जावास्क्रिप्ट के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है ऑटोमेटिकली रिटर्न का। किसका, ऑटोमेटिकली रिटर्न। अब ऑटोमेटिकली रिटर्न में क्या होता है आपके पास, कि अगर आप रिटर्न का कीवर्ड बिना यूज करे रिटर्न करवाना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, ये जो आपने कर्ली ब्रैकेट्स यूज किए ना, इस रिस्पॉन्स के फंक्शन के, ये आप नहीं लगाओगे। बात समझ आ रही है। जब मैंने रिस्पॉन्स का कॉलबैक बनाया था, तो उसके मैंने यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स भी बनाए थे। देखिए कर्ली ब्रैकेट्स आपके आउटपुट को रिटर्न होने से रोकते हैं, अब जब तक आप इंटेंशनली इसके अंदर रिटर्न नहीं लगाओगे। देखो यहाँ पर
आपके पास अगर मैं कॉल बैक बनाऊं इसका तला, तो ये कुछ इस तरह बनेगा। ऐसा ही है। ऐसा ही है। देखो कॉल बैक फंक्शन कैसे बनता है, राउंड ब्रैकेट बीच में एरो और फिर कर्ली ब्रैकेट। ऐसा ही है तला। ठीक है, मैंने क्या किया, अगर मैंने कर्ली ब्रैकेट लगाए तो मुझे कभी भी डेटा यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा तला। ये देखो यहाँ पर मेरे पास अनडिफाइंड आएगा। क्या आएगा? अनडिफाइंड। क्यों? क्योंकि जो आपके पास रिस्पॉन्स डॉट जेसन है वो अगले दिन को मिल ही नहीं रहा। अगले दिन को मिल ही नहीं रहा, तो मैं क्या करूंगा, इसमें रिस्पॉन्स डॉट जेसन से पहले रिटर्न लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? रिटर्न। रिटर्न क्या करेगा, रिस्पॉन्स डॉट जेसन को अगले वाले दिन को पास कर देगा। किसको पास कर देगा? अगले वाले दिन को। और अगले वाला दिन उसको डेटा में उठाएगा और उसको प्रिंट कर देगा। क्या करेगा? प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर मैं सर ये रिटर्न का कीवर्ड यूज नहीं करना चाहता और मैं अगले वाले दिन को आउटपुट रिटर्न भी करना चाहता हूं, तो फिर आप उस केस के अंदर ये कर्ली ब्रैकेट्स जो आप इस फंक्शन के लगाते हो ये आप नहीं लगाओगे। जब हम कर्ली ब्रैकेट्स नहीं लगाते तो इसका मतलब होता है ऑटोमेटिकली रिटर्न कर रहे हो आप अपने आउटपुट को। क्या कर रहे हो? आओ देखते हैं यहाँ पर। ये देखो, आपका आउटपुट ऑटोमेटिकली रिटर्न हो जाएगा अगर आप कर्ली ब्रैकेट्स का यूज नहीं करते। ठीक है। कंसोल। मैं क्या कह रहा हूँ, फहद, इधर देखो। मैंने कहा कि फ्रेश डेटा प्रॉमिस जो है डॉट देन, यानी उसमें से जो रिस्पॉन्स आएगा वो आएगा किसमें, आरईएस में। किसमें आएगा? आरईएस में। और फिर मैंने इसके अंदर क्या किया हुआ है, आरईएस को जेसन में कन्वर्ट किया हुआ है। यानी मैं कह रहा हूँ अपने रिस्पॉन्स में से मैं जेसन उठा लूँ। क्या उठा लूँ? जेसन। लेकिन इसको मैं प्रिंट कराऊंगा अगले दिन में, क्योंकि मैं एक साथ इसमें दो स्टेटमेंट्स नहीं लिख सकता। ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं चाहता हूँ कि रिस्पॉन्स डॉट जेसन अगले दिन को मिल जाए, भाई पास हो जाए, मैंने अपना काम इसको पास कर दिया। अब पास करने के लिए काम रिटर्न करना पड़ेगा ना इसको। क्या करना पड़ेगा? रिटर्न। जबकि आपके पास जब आप कर्ली ब्रैकेट्स यूज करे हुए अगर आपने, तो कर्ली ब्रैकेट्स ऑटोमेटिकली रिटर्न आउटपुट को नहीं होने देते। तो आपने क्या करना है यहाँ पर, इंटेंशनली रिस्पॉन्स डॉट जेसन के पीछे रिटर्न लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? रिटर्न। इससे भी आपका काम हो जाएगा। ये देखो यहाँ पर हमने रिफ्रेश किया, आपका काम यहाँ पर हो रहा है। आ गया रिकॉर्ड। ये एरर ऑफ ऑब्जेक्ट आया प्रोडक्ट्स का जो वहां पे आपको शो हो रहा था। ठीक है। अब यहाँ पर सर मेरे पास रिस्पॉन्स निकल के आ चुका है। ठीक है। लेकिन अगर मैं फहद चाहता हूं कि इसका एक ऑल्टरनेट तरीका भी है कि बिना रिटर्न लिखे भी आपका आउटपुट एक दिन से दूसरे दिन में पास किया जा सकता है। अब वो कैसे होता है सर, एक तो तरीका ये आप यूज कर लो, कोई मसला नहीं है। ठीक है। लेकिन इसका एक शॉर्ट तरीका है कि अगर आप ये कर्ली ब्रैकेट्स जो इस रिस्पॉन्स के, जो ये रिस्पॉन्स है इसके एरो फंक्शन के जो कर्ली ब्रैकेट्स है, ये वाले कर्ली ब्रैकेट्स पिंक वाले, अगर मैं ये ना लगाऊं तो ये क्या होगा, आपके पास ऑटोमेटिकली आपका काम रिटर्न हो रहा होगा। रिटर्न नहीं लिखना पड़ेगा। ये कहलाता है ऑटोमेटिकली रिटर्न करना हो अगर आपको अगले फंक्शन को या अगले दिन को। ठीक है, आपको फिर रिटर्न नहीं लिखना पड़ेगा। अगर आप कर्ली ब्रैकेट्स लगाओगे तो रिटर्न लिखना पड़ेगा। ठीक है। ये कहलाता है ऑटोमेटिकली रिटर्न और वो कहलाता है इंटेंशनली रिटर्न। हाँ। नहीं, अगले में भी नहीं लगाओ, कोई मसला नहीं है। कोई मसला वाली बात नहीं है। ठीक है। अगर आप स्कोप बनाना चाहते हो तो फिर आप रिटर्न का यूज करोगे, अगर स्कोप नहीं बनाओगे तो खैर है। डॉट देन के अंदर। बात समझ आ गई है? कर्ली ब्रैकेट जरूरी नहीं है, कर्ली ब्रैकेट जरूरी नहीं। ठीक है भाई। तो ये आपके पास क्या कहलाते हैं, पैच एपीआई करना हमने यहाँ पर सीखा है आज। क्या सीखा? फैच एपीआई। फैच एपीआई में क्या होता है, आप एक रिक्वेस्ट लगाते हो एक एंड पॉइंट के ऊपर, वहां से आपको डेटा मिलता है रिस्पांस की सूरत में, फिर आप उस रिस्पांस की बॉडी में से अपनी जेसन को निकालते हो और फिर प्रिंट करा लेते हो। या अगर आगे फर्दर जैसे अभी हम यूज करेंगे, कुछ कार्ड्स वगैरह प्रिंट करा देंगे, जैसे प्रोडक्ट का डेटा आ रहा है ना, इस प्रोडक्ट के डेटा के अंदर प्रोडक्ट की इमेज आ रही होगी, उसका टाइटल आ रहा होगा, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसकी प्राइस वगैरह, तो हम कार्ड की सूरत में उसको फिर लूप करा के प्रिंट करवा दें। हाँ। नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ठीक है। अपनी एपीआई तो नहीं होगी, लेकिन वो एक तरह से एपीआई की तरह बिहेव कर रही होगी। ठीक है। क्लियर? हाँ।
अच्छा सर, अगर आपके पास जो है ना, अभी तो फैच की जो बाय डिफॉल्ट रिक्वेस्ट होता है, मेथड होता है, वो होता है गेट। यानी कि बाय डिफॉल्ट कौन सी रिक्वेस्ट लग रही होती है? गेट। अगर मुझे कोई और लगानी है, मुझे इंटेंशनली भी गेट लिखना है, चलो बाय डिफॉल्ट है, फिर भी मुझे मेथड बताना है अपने फैच को कि गेट है, तो यहाँ पर आपके पास मैंने आपको बताया था कि फैच के दो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, एक यूआरएल और दूसरा ऑप्शंस। क्या होते हैं? ऑप्शंस, जो कि एक ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट। जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं? कर्ली ब्रैकेट से। कैसे बनाते हैं? कर्ली ब्रैकेट से। तो आपका एंड पॉइंट हो गया, उसके बाद मैंने लगाया यहाँ पर फैच के बाद कॉमा। क्या लगाया? कॉमा। और ऑप्शंस के लिए मैं लगाऊंगा ब्रैकेट्स। क्या लगाऊंगा? ब्रैकेट्स। और इसके अंदर मैं मेथड प्रोवाइड करूंगा। देखो मेथड मिल रहा है मुझे, मेथड मैंने यहाँ लिखा, और मेथड की जो वैल्यू है वो मैं किस में दे रहा हूँ? वो मैं दे रहा हूँ स्ट्रिंग के अंदर। किसमें? स्ट्रिंग के अंदर। अब यहाँ जो भी मेथड है, गेट है तो गेट लिख दोगे, अगर आप पोस्ट की रिक्वेस्ट लगा रहे हो तो आप पोस्ट लिख दोगे, अगर आप पुट की रिक्वेस्ट लगा रहे हो तो आप पुट लिख दोगे, अगर आप डिलीट की रिक्वेस्ट लगा रहे हो तो डिलीट लिख दोगे। इस तरह से आप मेथड लिख रहे होते हो फैच के अंदर। अगर आपको फैच को इंटेंशनली बताना है कि मेरा मेथड क्या है, तो आप कुछ इस तरह का सिंटेक्स इसमें यूज करोगे। डन है? ठीक है। अच्छा सर, अब सीखते हैं कि ये जो डॉट देन की इतनी लंबी चेन मैंने बनाई है, जिसमें अभी मैंने डॉट कैच भी नहीं लगाया, तो ये वैसे ही मुझे इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग नजर आ रही है, हेक्टिक नजर आ रही है। इसी चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए एसिंग अवेट यूज होता है। क्या यूज होता है? एसिंग अवेट। ठीक है। अब इसी चीज को हम फैच एपीआई को एसिंग अवेट से करके देखते हैं कि क्या ये ज्यादा इजी लग रहा है या वो ज्यादा इजी लग रहा है। आओ चेक करते हैं। एसिंग अवेट के लिए सबसे पहले हम एक एसिंग फंक्शन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ये मैंने आपको बताया। ठीक है। फंक्शन हमेशा एसिंग बनेगा, कभी भी आपका स्टेटमेंट एसिंग नहीं बन सकती डायरेक्टली। ठीक है। यहाँ पर हमने एसिंग बनाया, और यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बना दिया सर। ठीक है। और उसका नाम मैंने रख दिया फैच एपीआई। क्या रख दिया भाई? ये फंक्शन मुझे एपीआई फैच करके देगा। अब एसिंग अवेट के थ्रू मैं ये काम करके देखूंगा। इन दोनों को कर देते हैं कमेंट। अब एपीआई फैच करने के लिए क्या यूज होता है? एपीआई पे रिक्वेस्ट लगाने के लिए फैच का मेथड यूज होता है। किसका मेथड यूज होता है? फैच का मेथड यूज होता है। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर सर एक फैच का मेथड लगाया, जो मुझसे दो चीजें लेता है, सबसे पहले एंड पॉइंट और दूसरा ऑप्शंस, यानी कि मेथड वगैरह हेडर जो भी है। ऐसा ही है। एक स्ट्रिंग है और दूसरा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट और दूसरा क्या है? स्ट्रिंग है। इसके अंदर मैं यूआरएल दूंगा और इस पे मेथड दूंगा। यहाँ मैंने मेथड दे दिया। क्या दे दिया? मैं कौन सी टाइप ऑफ रिक्वेस्ट लगा रहा हूँ? मैं सर गेट की रिक्वेस्ट लगा रहा हूँ। किसकी रिक्वेस्ट लगा रहा हूँ? गेट की। और यूआरएल एंड पॉइंट अभी मुझे नहीं पता, तो चलते हैं यूआरएल एंड पॉइंट कोई और सा उठा लेते हैं इस दफा, या यही वाला उठा लें? यही वाला उठा लेते हैं, एक ही बात है, कोई भी कर लो आप। यहाँ से मैंने कंट्रोल सी किया, और मैंने अपने फैच फैच को बता दिया कि आपने ये एंड पॉइंट पर रिक्वेस्ट लगानी है, और कौन सी लगानी है? गेट की। अच्छा, जैसे ही आपके पास रिस्पॉन्स आए, तो आप उसको एक वेरिएबल में रख दो, जिसका नाम हमने रख दिया रिस्पॉन्स। किस में रख दिया? रिस्पॉन्स में। क्या हमने कि यहाँ पर कोई डॉट देन यूज किया? जबकि उसमें तो हमें डॉट देन यूज करना पड़ेगा, ऊपर वाले में। उसको हम किसी वेरिएबल के अंदर रख के रिजॉल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये क्या, अब रिस्पॉन्स में से जेसन निकालनी है। कैसे निकालते थे? रिस्पॉन्स डॉट जेसन। ऐसा ही है। ऊपर कैसे निकाली थी? रिस्पॉन्स डॉट जेसन। अब रिस्पॉन्स डॉट जेसन जैसे ही निकले, तो उसे एक वेरिएबल में रख दो, जिसका नाम हम रख देते हैं डेटा। क्या रख देते हैं? डेटा। अब फैच एक एसिंक फंक्शन है। फैच एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। अभी थोड़ी देर पहले जब एसिंक फंक्शन बनाया था, जिसमें हमने सेट टाइम आउट के साथ एक प्रॉमिस बनाया था, उससे पीछे क्या लगाया था? अवेट। क्या लगाया था? अवेट, ताकि फंक्शन पॉज रहे जब तक कि आपका प्रॉमिस रिजॉल्व ना हो जाए। तो फेच से पहले मैं क्या लगाऊंगा यहाँ पर? अवेट। ऐसी स्टेटमेंट्स जो डिले लेंगे, उनके पीछे मैं क्या लगाऊंगा? अवेट। रिस्पॉन्स डॉट जेसन भी तो डिले लेगा, क्योंकि रिस्पॉन्स भी एक प्रॉमिस है। ठीक है। यहाँ पर मैंने अवेट लगा दिया, इसके पीछे भी क्या लगा दिया? अवेट। अब यहाँ पर जो मेरा रिस्पॉन्स डॉट जेसन है, वो किस में आ जाएगा? डेटा में। किस में आ जाएगा? डेटा में। इसको लॉक कर देते हैं, किस में? डेटा को। किसको लॉक कर दिया? अब इस फंक्शन को चलाने के लिए कॉल भी तो करना पड़ेगा। फैच एपीआई किया और कॉल कर दिया। फंक्शन चलाने के लिए कॉल करना पड़ेगा। आओ चेक करते हैं सर। देखो डेटा आ गया। विच वन इज इजियर? वो आसान था। सही है बेटा, तुमसे करवाऊंगा हैंडलिंग। वो तो साली डेटा मंगवाया है ना, फिर जब एचटीएमएल के डॉम के साथ उसे लूप करना होगा ना, फिर पूछूंगा। ठीक है। डन है। ठीक है भाई। तो ये ज्यादा आसान है। वो भाई आपने फैच किया, वेरिएबल में रख दिया, उस वेरिएबल में से जेसन निकाली, वेरिएबल में रख दिया और लॉक करा दिया। वो डॉट देन की चेनिंग सर, दोबारा दोबारा कॉल बैक बनाते रहो, अंदर कॉल बैक बनाते रहो। ऐसा ही है। तो कौन सा इजी है?
एसिंक अवेट ज्यादा इजी। एसिंक अवेट क्या करता है, प्रॉमिस हैंडलिंग को आपके लिए इजियर बना देता है। क्या बना देता है, इजियर। ठीक है तरीका एसिंक्रोनस फंक्शन करने के दो ही, कॉलबैक्स और प्रोमिसेस। एसिंक अवेट क्या करता है, प्रॉमिस हैंडलिंग को आसान बना देता है। इसके अंदर आपको कोई डॉट देन और डॉट कैच की नहीं करनी पड़ती। अच्छा सर, रिजॉल्व होने पे तो फैच हो जाएगा, लेकिन अगर एरर आया फिर क्या करूंगा? अगर एरर आ गया तो? अब यहाँ पर जो एसिंग फंक्शन है इसके अंदर एक्सेप्शन यानी एरर हैंडलिंग के लिए यूज होते हैं ट्राई कैच। क्या यूज होते हैं? ट्राई कैच, जो कि डॉट देन और डॉट कैच की तरह कॉल बैक्स और ये सारी चीजें नहीं लेते, बड़े आसान है। आप जो कोड चाहते हो कि रिजॉल्व हो, क्या हो, रिजॉल्व हो, उसको आप रखोगे ट्राई में। किसमें रखोगे? ये पूरा कोड आ गया किसमें, ट्राई में। अब ट्राई के बाद लगता है कैच। क्या लगता है? कैच। यहाँ पर कैच लगाया, कैच एक फंक्शन है तो यहाँ पर आपने लाजमी ये राउंड ब्रैकेट डालने। क्या डालोगे? राउंड ब्रैकेट। इसके अंदर आपके पास एक एरर आएगा। क्या आएगा? एरर। और उसको पकड़ के मैंने यहाँ कर दिया लॉग। ये आपके पास कहलाता है ट्राई कैच, जो कि एसिंक और अवेट के साथ यूज होता है। ट्राई क्या करेगा, ये पूरा कोड ट्राई करेगा। अगर तो ये कोड रिजॉल्व हो जाता है, आउटपुट आ जाता है, तो को रीड कैच को रीड नहीं करेगा। और अगर ट्राई फेल हो जाती है, ट्राई फेल हो जाती है, तो फिर कैच के अंदर जो भी एरर आएगा वो कैच के इस पैरामीटर में सेव होगा आके, और वो प्रिंट हो जाएगा। क्या होगा? प्रिंट हो जाएगा। आओ चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, आपके पास आ रहा है अभी? ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर ये यूआरएल बिगाड़ दूं, मैंने एसएस कर दिया, अब यूआरएल बिगड़ गया। आओ चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब जो भी एरर था वो आपके पास यहाँ पर आके प्रिंट हो गया। आज समझ आ रही है? ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं अपनी मर्जी का एरर प्रिंट करूँ, यहाँ से मैं एरर 404 कर दूं यहाँ पे। ठीक है, आओ चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ये देखो, पहले वो एरर प्रिंट हो रहा था जो कि एपीआई सर्वर की तरफ से रिस्पॉन्स में आया था, जो बड़ा सा था। और इस दफा अगर मैंने डायरेक्ट एरर प्रिंट नहीं कराया, अपनी मर्जी का स्ट्रिंग दे दिया, तो वही नजर आ रहा है। बात समझ रहे हो? अगर ट्राई फेल होता है तो फिर क्या चलेगा? कैच चलेगा। यहाँ पर अगर मैं इस एरर 404 की जगह जो एरर सर्वर की तरफ से आ रहा है, यानी कि जो एरर है, अगर मैं वही प्रिंट करता हूँ, तो सर्वर की तरफ से ये एरर आ रहा है। क्या आ रहा है? ये एरर। और वो कह रहे हैं नॉट फाउंड। ठीक है, सर्वर ने आपको एरर फेंका है, फेल टू एग्जीक्यूट जेसन और रिस्पॉन्स। ये बेसिकली ये एरर हैंडलिंग भी हम एपीआई में कर रहे होते हैं। कि फॉर एग्जांपल एपीआई में हम ये भी हैंडल करते हैं कि अगर रिक्वेस्ट आए, अगर रिक्वेस्ट सक्सेसफुल है, तो आप रिस्पॉन्स में डेटा दे दो। क्या दे दो? डेटा दे दो। और अगर रिक्वेस्ट फेल हो जाए, तो फिर आप रिस्पॉन्स में एक एरर दे दोगे। वो एरर उसी एपीआई के अंदर डिफाइंड होता है। ये वहीं से आ रहा है। बेसिकली जिसने डमी डॉट जेसन प्रोडक्ट्स वाली एपीआई बनाई है, उसने इस एंड पॉइंट पर रिक्वेस्ट फेल होने पर ये एरर रखा हुआ था। बड़ा ही तमीज वाला एरर रखा हुआ है बंदे ने। समझ रहे हो? ये लिखा होगा उसने, ऐसा नहीं है कि खुद जनरेट हुआ है ब्राउजर से, है ना? बात समझ आ गई है? तो ये आपके पास एरर प्रिंट हो गया। अपनी मर्जी का भी करा सकते हो और इस तरह से। तो हमने क्या सीखा आज? हमने प्रॉमिस हैंडलिंग सीखी थी। हमने प्रॉमिस के थ्रू फैच एपीआई देखी कि भाई अगर मुझे डायरेक्टली प्रॉमिस का जो हैंडलिंग का तरीका है डॉट देन और डॉट कैच वाला, अगर मुझे उससे प्रॉमिस का रिस्पॉन्स हैंडल करना पड़े, तो मैं डॉट देन और डॉट कैच की चेनिंग से कर सकता हूँ। ठीक है, फिर हमने सीखा कि इसी चीज को अगर सिंप्लीफाई करना है, तो मैं प्रॉमिस हैंडलिंग को आसान सिंप्लीफाई करने के लिए एसिंग अवेट का यूज कर सकता हूं। मैं एक एसिंग फंक्शन बनाऊंगा, उसमें फैच एपीआई करूंगा, और मैं अपना रिस्पॉन्स गेट कर लूंगा विदाउट डॉट देन और डॉट कैच, जिसमें मुझे ये लंबी चेनिंग करने की जरूरत नहीं। अब मुझे जो भी कोड लिखना है ना, अगर मुझे इसको और मैनिपुलेट करना है, तो मैं इसी में लिख लूंगा, सिंपल, जैसे मैं जावास्क्रिप्ट लिखता हूँ। मुझे किसी डॉट देन डॉट कैच को बार बार लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, फिर हमने सीखा कि सर फॉर एग्जांपल अगर ये कोड जो मैंने लिखा था, अगर इसके अंदर एरर आता है, तो वो कैसे प्रिंट होगा या मुझे कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए हमने क्या देखा, ट्राई और कैच यूज होता है। इसमें क्या यूज होता है? ट्राई और कैच। जो सक्सेसफुल कोड है, जो आप चाहते हो रन हो जाए, उसको किस में रखोगे? ट्राई में। और एरर के अंदर हमेशा बस यही प्रिंट कर रहे होते हैं। ये ऐसे ही होता है, एरर हमेशा ऐसे ही होता है। भाई एरर उठाओ और लॉक कर दो, ताकि मुझे लॉक के अंदर पता चल जाए कि एपीआई फेल हो चुकी है। इसको कभी भी डॉक्यूमेंट डॉट राइट मत कर देना, यूजर को मत दिखाना, कंसोल लॉग ही करना। ठीक है भाई? तो ये आपके पास ट्राई कैच से आप इन चीजों को हैंडल कर सकते हो। ट्राई में आप सक्सेसफुल कोड रखोगे, और कैच में आप एरर्स रखोगे। वहां समझ आ गई?